toppers after losing one mark in exam. My disappointment is immeasurable and my day is ruined. दो गैस या ऑयल से भरे यहाँ पे ट्रक है, इनमें से थोड़ा सा लीक भी हो रहा है। एक ट्रक के पीछे कोई चैन या ग्राउंडिंग कर रखी है और ये ट्रक चल रहे हैं। एक दो हावर बाद इस ट्रक में एक्सप्लोजन हो जाता है, जबकि इस वाले में कुछ नहीं हुआ। हेलो गाइज, जानते हैं कि कुछ ट्रक्स में जो गैस और ऑयल को ट्रांसपोर्ट करते हैं उनमें चेन या कोई वायर क्यों होती है? पहले स्टैटिक चार्ज क्या होता है इसको जानते हैं। जब किसी दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के पास लाया जाता है और उन्हें रब किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑब्जेक्ट में ज्यादा हो जाते हैं, जिससे नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, जबकि दूसरे में इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो वह पॉजिटिवली चार्ज है। इसके कारण ट्रक्स में एक्सप्लोजन हो सकते हैं। जब कोई ट्रक चलता है तो इसके टायर भी रोड से घिसते हैं। अभी मैंने बताया था कि रब होने से क्या होगा, ये चार्ज होने लग जाएंगे, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होने लग जाएगी और ये ज्यादा होने से किसी ऑब्जेक्ट में फ्लो करेंगे। यदि गैस लीक है तो स्पार्क के कारण इसमें एक्सप्लोजन हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं तो हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे स्पार्क होता है। यदि गैस का लीकेज नहीं भी हो रहा है तो भी ये बहुत हार्मफुल है। यदि ट्रक में चेन लगा दी जाए तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में चले जाएंगे। इस ट्रक पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे ही नहीं, और यदि इकट्ठे होंगे नहीं तो स्पार्क भी नहीं होगा। 5 years old me going to carpenter shop to make a anywhere door. एक जापानीज आदमी जो युद्ध के खत्म होने के बाद भी 30 साल तक लड़ता रहा। आप सोचेंगे कैसे? देखिए इस वीडियो में। हीरो ओनोडा, इसका जन्म 1922 में जापान के एक आइलैंड पे हुआ था। बाद में जापानीज आर्मी में भर्ती हो गया, इसलिए इसे स्कूल में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया, जहाँ पे इसने युद्ध के बारे में जाना, गुरिल्ला वॉरफेयर के बारे में जाना और हिस्ट्री के बारे में और प्रोपेगेंडाज और मार्शल आर्ट्स के बारे में भी स्टडी की। यह टाइम अब चल रहा था वर्ल्ड वॉर 2 का। ओनोडा में काफी स्किल भी थी, इसीलिए इसे फिलीपींस में भेज दिया गया। इस समय जापान की सेना का यहाँ पर कब्जा था। दूसरी तरफ अमेरिका यहाँ पर आक्रमण करने का प्लान बना रहा था। ओनोडा फिलीपींस के लुबेंग आइलैंड पे उतर गया। उसको सख्त आदेश दिए गए थे कि सरेंडर मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। 1945 में अमेरिका ने यहाँ पर अपना आक्रमण स्टार्ट कर दिया। बहुत से आइलैंड पे उनका कब्जा हो गया, कुछ छोटे आइलैंड को छोड़कर। यहाँ पर उन्होंने जापानी सैनिकों को मार दिया, कुछ को यहाँ से भगा दिया गया। वही दूसरी ओर जापानीज सेना की मेजर ने कहा कि कुछ भी हो जाए पर भागना मत, 1 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, तुम सरेंडर मत करना। ओनोडा ने उसके वर्ड्स को पकड़ लिया। यहीं पे खेल स्टार्ट हो गया। 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया, परंतु ओनोडा को यह पता नहीं चला। ओनोडा 3 सैनिकों के साथ लुबेंग के जंगलों में था। उन्होंने प्लान बनाया कि वे एनिमी को ज्यादा से ज्यादा हानि पहुंचाएंगे। अक्टूबर 1945 में उन्हें कुछ जानकारी मिली दूसरे सैनिकों से कि वे हार चुके, पर उन्होंने सोचा कि ये सब फेक है, क्योंकि उन्हें प्रोपेगेंडाज की स्टडी भी की थी। बाद में प्लेन से लीफलेट भी गिराए गए। कुछ देर ध्यान से देखने के बाद उन्होंने कहा ये फेक है। इसी तरह काफी साल बाद तक वे लड़ते रहे। इस आइलैंड पे पुलिस, लोगों तथा बहुत से पार्टीज ने उन्हें खोजने का प्रयास किया। वे फार्मर्स पर गोले चला देते और उनके खेतों को जला देते, उन्हें एनिमी समझकर। 1949 में एक सैनिक वहां से चला गया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वॉर एंड हो चुकी है, पर 3 सैनिक अभी भी बाकी थे। उस एक सैनिक ने 6 महीने बिताए सरेंडर करने से पहले। उसने अपने ग्रुप के बारे में भी उन्हें सूचना दी। फिर से 1952 में एक एयर ड्रॉप किया गया, जिसमें उनके परिवार के बारे में उनके लेटेस्ट फोटोज फेंके गए, पर उन्होंने सोचा कि ये भी फेक है। 1954 में सर्च पार्टीज की खोज में इन 3 सैनिकों में से एक को शूट कर दिया गया। इसी तरह बहुत से साल जंगलों में बीत गए। वे नारियल, केला और मांस के सहारे जी रहे थे और वे अब भी इसी तरह अपने ऑर्डर को मान रहे थे। 1972 में सर्च पार्टीज की खोज में एक और सैनिक को गोली मार दी गई। अब केवल एक ही बचा था। अब ओनोडा अकेले ऑर्डर्स को मान रहा था। 1974 में जापान के एक आदमी को इस जानकारी के बारे में पता लगा। फिर वह उसके पास गया। उसे पहले से जानकारी थी कि ओनोडा उसके ऊपर शूट कर सकता है, इसलिए उसने पहले ही बोल दिया कि हम आपके लिए चिंतित हैं। उसने सुजुकी की बात सुनी। ओनोडा ने कहा जब तक हायर ऑफिशियल द्वारा ऑर्डर्स नहीं आएंगे वह सरेंडर नहीं करेगा। फिर सुजुकी ने हायर ऑफिसर को इसके बारे में कहा। इस तरह युद्ध के 29 साल बाद तक उसने सरेंडर नहीं किया। वह 29 साल तक लड़ता रहा, परंतु युद्ध पहले खत्म हो चुका था। 30 साल बाद जब वह आया तो जापान में बहुत कुछ बदल चुका था। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज दौड़ती ट्रेन। फिर बाद में वह ब्राजील चला गया। Advantage of being fat. क्या होगा यदि हम ओशन में से सारा साल्ट निकाल दें? ये कितना होगा? जो समुद्रों में साल्ट है वह हम जो नॉर्मली नमक खाते हैं उससे थोड़ा अलग होता है। इसमें बहुत सी इम्प्योरिटीज होती है। जो हम साल्ट खाते हैं
वह केवल NaCl होता है, जबकि ओशियंस में NaCl के अलावा बहुत से मिनरल्स और अदर एलिमेंट्स होते हैं जैसे कैल्शियम, पोटेशियम। पृथ्वी पे जो समुद्र है वे 97% पानी को अकेले ही कवर करते हैं। ये टोटल 1.332 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर पानी है। इसको कन्वर्ट करेंगे लीटर में तो इतना होगा। एंड जो एवरेज समुद्र के पानी की सैलिनिटी 35 ग्राम साल्ट 1 लीटर में है। यानी समुद्र में आप 1 लीटर पानी को निकालेंगे तो उसमें 35 ग्राम नमक निकलेगा। टोटल साल्ट निकालने के लिए इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो साल्ट है 4.662 इंटू 10⁻19 किलोग्राम, जो होगा 46.62 मिलियन ट्रिलियन टन्स। इसे सोचना थोड़ा मुश्किल है, शायद बहुत मुश्किल। चलो इसे इमेजिन करने के लिए इसे किस कॉन्टिनेंट पे रखने का प्रयास करते हैं। जो अर्थ का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वह एशिया। इस पे साल्ट को डाल देते हैं पूरा एक जैसा। तो यदि हम समुद्र से किसी तरह सारा नमक निकाल दें और एशिया कॉन्टिनेंट पे डाल दें, 4.84 किलोमीटर थिक होगा। यानी ये साल्ट 4.8 किलोमीटर ऊंचा होगा, जो पूरे एशिया में होगा। एंड ऐसे नमक को अगर पृथ्वी पे ऐसे आई थिंक इम्पॉसिबल होगा। ये जस्ट हाइपोथेटिकल है, इस डाटा में थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो सकती है। और ये समुद्र में नमक है ही क्यों, यानी समुद्र में नमक कैसे आता है? पहला कारण, जो रिवर्स है वे हजारों सालों से बह रही है। जब ये सरफेस पे बहती है चट्टान और मिनरल्स पे, तो ये उनका इरोजन कर देती है, यानी अपने साथ इन्हें ले जाती है और ये समुद्रों में मिल जाता है। दूसरा कारण, वोल्केनोज के कारण। जब कोई वोल्केनो इरेप्ट होता है तो वह बहुत सी गैसेज, मिनरल्स और साल्ट्स को एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है और ये साल्ट किसी तरह समुद्र में आ जाते हैं। थर्ड रीजन, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट डस्ट और पार्टिकल्स जो धीरे धीरे समुद्र में मिल जाते हैं और इन कारणों से समुद्र में साल्ट आ जाता है। तो यदि आप समुद्र से सारा नमक निकाल देंगे तो समुद्र का जल मीठा हो जाएगा और ये ज्यादा समय के लिए मीठा नहीं रहेगा। ये धीरे धीरे रिवर्स विंड इस साल्ट को समुद्र में ले जाएंगी। समुद्र से सारा साल्ट निकाल देने में समुद्रों की जीवों की लाइफ तबाह हो जाएगी। ओशियंस का pH लेवल बढ़ जाएगा, सी लेवल राइज करने लग जाएगा एंड साल्ट रिमूवल से क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा। बहुत ज्यादा रेनफॉल कभी भी। और समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रयोग करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जो अर्थ के ऑक्सीजन का एक बड़ा हिस्सा होता है। तो साल्ट रिमूवल से ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और ऑक्सीजन लेवल पृथ्वी पे डिक्रीज हो जाएगा। यानी समुद्र से साल्ट निकाल देने पे केवल समुद्रों पर इसका इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि पूरी पृथ्वी पे इसका प्रभाव पड़ेगा। इन वीडियोस को बनाने में काफी समय लगता है एंड काफी यूनिक भी है। तो इस नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए। Everything possible after you drink. हेलो गाइस, क्या आपको चॉकलेट पसंद है? यह एक ऐसा फ्रूट है जो चॉकलेट जैसा टेस्ट करता है। ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। ये मूलतः मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं। पूरा एग्जैक्टली तो ये चॉकलेट जैसा नहीं लगेगा। यदि ये फल आपको खाने को मिले तो यहाँ पे ये पानी है। इन दोनों जगह पे पानी को गर्म करेंगे तो कहाँ पे पानी जल्दी बॉयल होगा, ग्राउंड पे या माउंटेन्स पे? आंसर ग्राउंड नहीं है, आंसर है माउंटेन्स। समुद्रों के लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होता है, यानी प्रेशर हाई तो पानी पे ज्यादा प्रेशर लगेगा पानी के सरफेस पे, इसलिए सी लेवल पे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लगता है। माउंटेन्स पे जाने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। इसका मतलब पानी की सतह पे कम प्रेशर लगेगा, इसलिए पानी आसानी से इवेपोरेट हो सकता है। तो पानी माउंटेन्स पे थोड़े कम टेम्परेचर पे बॉयल करने लग जाएगा। आपको लाइट की स्पीड को इमेजिन करना है। ये है अर्थ, यहाँ पे है मून। इनके बीच की डिस्टेंस है 3,84,000 किलोमीटर। तो लाइट को 1.2 सेकेंड लगेंगे अर्थ से मून पे जाने में। My contribution in group projects. इन दोनों में से एक चूज करें। पृथ्वी पे जितने लेक्स और रिवर्स हैं, उनमें लेक्स में ज्यादा पानी है या रिवर्स में? आप रिवर्स सोच रहे होंगे, अब तक कमेंट भी कर दिया होगा, पर आप गलत है। पूरी पृथ्वी में लेक्स के वाटर का परसेंट 0.01% है या थोड़ा ज्यादा है, जबकि रिवर्स में पानी का परसेंट 0.0001% है। और फ्रेश वाटर की बात करें तो लेक्स में 87% वर्ल्ड का फ्रेश वाटर है, जबकि रिवर्स में केवल 0.32% है। Salute to electrician. House owner. Electrician.
चंगेज खान, आपने ये नाम पहले से सुना होगा। ये फैक्ट सुनकर आप शौक हो जाएंगे। ये बहुत निर्दयी था, इसलिए इतने लोगों को उस समय मार दिया कि उस समय की पॉपुलेशन 10 से 15% कम हो गई। पहले के समय का एग्जैक्ट डाटा बताना मुश्किल होता है, इतने सालों पहले का। इसका जन्म 1160 ईस्वी में हुआ था, मंगोलिया में।